हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सरवैया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आरंभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हमने एक मुहिम शुरू की है, वो है कि आपके अब जो पूरा वीक पढ़ते हैं, पूरा दिन जो पढ़ते हैं उसको उसके रिवीजन के अंदर मदद मिले, उसकी हेल्प हो। उसके लिए हमने एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है और उसके अंदर हमने जैसे एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड किताबें हैं जो, उससे हमने एमसीक्यू निकालने की कोशिश की है। तो आप इस सीरीज़ को देखें, अगर अच्छी लगती तो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करें। ओके। और हमारी पहले लेक्चर का पहला हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंशिएंट एग्रीकल्चर। एंशिएंट एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में दो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसको आप पहले एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट करने का ज़रूर प्रयास करें, तभी इसका आपको मुझे लगता है बेनिफिट होने वाला है। और पहला स्टेटमेंट हमारा है विंध्याचल इन द सेंट्रल इंडिया, द प्लेस वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर। 8,000 साल पहले सेंट्रल इंडिया में जो विंध्याचल है वहाँ पे महिला और पुरुषों ने मिलकर वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ का उत्पादन किया था, खेती की थी उसमें। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि विद द बिगन टू ग्रो क्रॉप, मतलब कि खेती करने के साथ साथ द पीपल आल्सो बिगन द रेयरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव इन विलेज। उसने खेती करने के साथ साथ जो है जानवर है उसको पालना शुरू किया था, गांव में रहना शुरू किया था। ओके। तो ये जो दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है, क्योंकि विंध्यांस के अंदर जो पहली बार वो राइस का प्रोडक्शन हुआ था। राइस का प्रोडक्शन मतलब राइस की खेती वहाँ पे हुई थी। जो किरथार हिल है, किरतार हिल, फिर जो सुलेमान हिल है जो आज कहाँ है, आज के अफ़गानिस्तान के अंदर है, दोनों के दोनों। ओके। तो वहाँ पे पहली बार 8,000 साल पहले महिला और पुरुषों ने मिलकर जो है गेहूँ और बाल्ले मतलब जौ की खेती की थी। ओके। तो हमारा पहला जो है वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट इसमें, और दूसरा ही हमारा सही है। ओके। तो आंसर इसमें बनेगा सी। और भी कुछ बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे पैलियोलिथिक एरा है वो है 2 मिलियन ईयर अगो ए BC, और जो 12,000 ईयर BC तक का इसका टाइम पीरियड है। मेजोलिथिक एरा जो है उसका टाइम तकरीबन 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक का है। ओके। फिर नियोलिथिक एरा का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 BC से 3,000 BC तक का टाइम इसका है। बिफोर कॉमन एरा 3,000 तक का इसका टाइम है। ओके। हाँ, हाँ इतना ही, ओके इनफ है। तो इसमें आंसर होगा सी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सुलेमान हिल्स और है किरथार हिल्स, विंध्यांस है। यहाँ पे विंध्यांस और गारो हिल्स में क्या होता है कि राइस की प्रोडक्शन हुई थी पहली बार। ओके। यहाँ पे वीट और बार्ले, वीट एंड बार्ले की यहाँ पे खेती हुई थी, यहाँ पे राइस की खेती हुई थी, शुरुआत यहाँ से हुई थी भाई। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू एंड कैन बी टेकन अप बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कौन से नीचे नीचे जो दिए गए उसमें से कौन से इशू उठाए जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो इशू है, फिर नोटिफाइड और डी नोटिफाइड ट्राइब का जो इशू है, फिर राइट टू हेल्थ के बारे में जो समस्या है उसके बारे में इशू बनाकर इसको उठाते हैं कि नहीं उठाते नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। इसमें भी सी आएगा। और ये हमारा सी आंसर आएगा। सारे के सारे इशू जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा उठाए जाते हैं। ओके। और भी इशू है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा उठाए जाते हैं, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो बना था, जो एक्ट आया था एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, वो आया था 1993 के अंदर।
ओके। और उसके उसके तहत इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया है, और एक्चुअल में वो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 1993 से। ओके। और इसके बारे में एक और बात है कि उसके जो चेयरमैन है वो है अरुण कुमार मिश्रा जी। और जो ए अपॉइंट किए जाते हैं वो 5 साल तक या तो 17 साल तक रहते हैं, जो विच एवरेज ईयर जो पहले हो जाता है उस समय तक रहते हैं। और वैसे इस ऐसा ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी होता है कि वहाँ पे भी 5 साल और 17 साल का प्रावधान है। हाँ, एक और बात जो है कि इसकी जो अपॉइंट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। ओके। लेकिन इसको प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करने के लिए जो कमेटी होती है, उस कमेटी के चेयरमैन होते पीएम, और उसके मेंबर होते होम मिनिस्टर, और उसका एक और मेंबर होता है जो लीडर ऑफ अपोजिशन। कहाँ के लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और इन कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर और उसके चेयरमैन उसको अपॉइंट किया जाता है इसके द्वारा। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, ये इशू है जो उठाए जाते हैं, बॉन्डेड लेबर है, फिर राइट टू फूड है, चिल्ड्रन के अधिकार है, चाइल्ड लेबर जो है, फिर वुमन के ट्रैफिकिंग है, फिर मेटरनल एनीमिया, फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमन एट अ वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको कॉम्बेटिंग करने के लिए, उसके लिए भी ये इशू उठाते हैं, फाइट करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, दलित इशू, फिर मैंने ट्राइब के बारे में बताया आपको, डिसेबल पर्सन, राइट टू हेल्थ, HIV एड्स के जो अफेक्टेड पर्सन है उसके अधिकारों के बारे में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और जो पहला स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड एलिफेंट एज इट्स सील। जो संविधान सभा ने है उसने हाथी को अपने मोहर के तहत अपनाया था। ओके। दूसरा स्टेटमेंट है, सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू असेंबली। संविधान सभा में सर BN राव एक सलाहकार के तहत उसको अपॉइंट किया गया था। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज अ कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे, मतलब उसने लिखा था। ओके। तो आप अटेम्प्ट करिए कौन सा आपको सही लगता है इसमें। इसमें भी आंसर ए सही है भाई, तीनों के तीनों सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में कुछ बेसिक जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 6 दिसंबर 1946 को इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहला इसका सेशन हुआ था। ओके। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर है। एक और बात है कि उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर थे। ओके। तो जो इंग्लिश में जिसने कैलीग्राफी की वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, लेकिन जो हिंदी में जिसने की वो थे वसंत कुमार वेद्य जी, जिसने हिंदी में इसको कैलीग्राफी किया। और इसको डेकोरेट करने का काम जो है वो थे राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस ये दोनों ने मिलकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करने का काम किया है। ओके। और एक आध बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर 389 मेंबर थे टोटल। ओके। और एक और बात कि राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस दोनों शांति निकेतन से थे। ओके। चलो नेक्स्ट चलते, इसमें आंसर हमारा ये होगा। ये देखिए, ये हमारे सर बेनेगल नरसिंह राव, मतलब BN राव। ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस जी है, राम मनोहर सिन्हा, एक और आदमी रह गए वसंत कृष्ण वेदिया जी। ओके। जिसने हिंदी में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफी की थी कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। जो पेयर है उसको आप कंसीडर करिए क्या है। जो पहला जो है एक न्यूज़ पेपर दिया हुआ है जनरल, उसके सामने उसके पब्लिशर का नाम है। देखिए, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, बहिष्कृत भारत, तारकनाथ दास, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। ओके, देखिए द न्यू इंडिया, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। तो जो इसमें आप इसको एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, कौन सा करेक्ट है वो बताइए, कौन सी पेयर करेक्ट है। ओके चलो, जो न्यू इंडिया है ये बात सही है कि एनी बेसेंट का है। ओके, 1914 में इसको शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। बहिष्कृत भारत जो है वो गलत है, 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ओके, तो दूसरा गलत हो गया, तो हमारा बी गया, डी भी गया। ओके, तो हमारा सी सही है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, तो पता ही होगा, सबको होता है, एग्जाम में कई बार ये तो आ चुका है। ओके, तो अब मैं आपको एनी बेसेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है कि 1917 का जो सेशन हुआ था एएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कलकत्ता वाला सेशन था, कलकत्ताई सेशन था, उसमें ये प्रेसिडेंट थी। दूसरी बात की जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी फाउंडिंग मेंबर थी ये एनी बेसेंट। फिर इसका एक और न्यूज़पेपर आता था जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, ये भी एनी बेसेंट का था। और 1916 के अंदर इसने होम रूल लीग बनाई थी 1916 के अंदर, सितंबर के अंदर। और इसके साथ मिलकर जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उसने भी 1916 में बनाई थी, लेकिन 1916 अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक की ये होम रूल लीग शुरू की गई थी। और ये बेलगांव से शुरू की गई थी। बेलगांव जो है एक किसके, बाल गंगाधर तिलक की। और जो एनी बेसेंट की जो थी होम रूल लीग वो थी अदियार, मद्रास से शुरू की गई थी। ओके, ओके, और मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अब राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको बताऊं तो राजा राम मोहन राय जी जो थे, राजा राम मोहन राय एक तो उसने जो 1809 के अंदर एक किताब लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस किताब लिखी थी। वो किताब जो एकेश्वरवाद में मानती थी उसको एक तोहफा था। ओके, फिर एक और बात है कि 1814 के अंदर उसमें उसने आत्मीय सभा शुरू की थी, आत्मीय सभा। ओके, एक और बात है कि 1828 में उसने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ओके, हाँ, एक और है कि 1829 के अंदर विलियम बेंटी के साथ मिलकर सती प्रथा को नाबूद करवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, राजा राम मोहन राय जी का। ओके, जगह यहाँ पे कम पड़ रही। और एक बात है कि जो राजा राम मोहन राय जी, राजा जो इसको टाइटल था वो अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर टू। जब राजा राम मोहन राय जा रहे थे लंदन तो उसने कहा कि राजा राम मोहन राय जी आप जाइए और वहाँ पे कहिए कि हमारा पेंशन थोड़ा बढ़ा दें। ये मुगलों का हाल हो गया था भाई। ओके, ओके, और संवाद कौमुदी, तारकनाथ दास के बारे में एक और बात जान लीजिए। तारकनाथ दास जो थे वो उसने 1908 के अंदर फ्री इंडिया नाम का एक, सॉरी माफ़ कीजिए, फ्री हिंदुस्तान
एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। ओके, और वो ये जो है गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, जिसको सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी, जिसको लाला हरदयाल ने के द्वारा जिसको शुरू किया गया, तो उससे साथ भी जुड़े थे ये तारकनाथ दास। ओके। ओके, इसमें आंसर ये दूसरा गलत हो जाता है, हमारा सी सही है इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन द ब्रिटिश इंडिया, वो फाउंड द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। यानी कि जो 20th सेंचुरी है हमारी, अर्ली सेंचुरी, उसके अंदर सोशल मूवमेंट जो चल रही थी, उसमें ब्रिटिश भारत के अंदर डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी किसने शुरू की थी? हमारा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, श्री करमबीर सिंधे, MC राजा, महात्मा गांधी। ओके, तो इसमें आएगा ऑप्शन, आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार, इसमें आएंगे श्री करमबीर सिंधे। ओके, करमबीर सिंधे जो है इसमें आंसर है, उसने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी शुरू की थी। ओके, और जो इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी एक ऑप्शन, मैं अभी आपको बताया मैंने आपको कि 1927 में उसने बहिष्कृत भारत एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। ओके, और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं बताऊँ ना, तो एक और उसने जो बनाई थी डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाई थी उसने। वेलफेयर इंस्टीट्यूट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई। ओके, और इसमें एक MC राजा का भी ऑप्शन है। MC राजा जो है उसके द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया गया था। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो एसोसिएशन था डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, उसको बनाया गया था 1924 में। डॉक्टर बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट 1924 में शुरू किया था। बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर था 1927 में शुरू किया था। ओके, फिर ये जो MC राजा का जो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन था वो 1925 में शुरू किया गया था। ओके, और वो नागपुर से किया गया था। ओके, आप इन बातों को याद रखिए। ओके, तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी श्री करमवीर सिंधे, फिर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन MC राजा, डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट 1924, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, इतनी बात आप याद रखें। इसमें आंसर हमारा बनता है B। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा है द वर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसमें स्टेटमेंट हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए। क्या स्टेटमेंट है? कंसिडर द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से निकल कर रहा है, और इंडस को संस्कृत के अंदर सिंधु कहा जाता है। ओके, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या स्टेटमेंट है? द इरानियन एंड ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ ईस्ट अबाउट द 2500 ईयर अगो वेर फेमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट्स इंडो एंड इंडोस। मतलब ईरानियन और ग्रीक जो है वो नॉर्थ ईस्ट से भारत के अंदर आए 2500 साल पहले तकरीबन, और वो फेमिलियर थे, वो जानते थे इंडस के बारे में, और उसको हिंदोस या हिंदूस कहते थे। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा क्या है? द वर्ड भारत इज यूज इन ऋग्वेदा एंड इज द एर्ली संस्कृत टेक्स्ट। भारत शब्द का जो इस्तेमाल है वो ऋग्वेद में किया गया है, और जो ऋग्वेद है वो संस्कृत का सबसे पुराना टेक्स्ट है। ओके, ये बात हुई। तो इसमें आप अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार, कौन सा आपको सही लगता है इसमें। जैसे 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। ओके, हाँ, तो ये पहली बात सही है कि जो संस्कृत के अंदर इंडस जो सिंधु कहा जाता है, और इंडिया का नाम वहीं से निकला है, ये बात सही है। और ये जो ईरानी और ग्रीक
वो इंडस के बारे में फेमिलियर थे, उसके बारे में जानते थे, बात सही है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट से नहीं आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। इस वजह से दूसरा हो गया हमारा गलत। दूसरा गलत होने से बी निकल गया, डी भी निकल गया, तो इसमें आएगा सी। सी आंसर हमारा सही। जैसे भारत जो वर्ड है वो ऋग्वेद के अंदर था, ये भी बात सही है। और ऋग्वेद जो ईयरली संस्कृत टेक्स्ट था, सबसे पुराना संस्कृत टेक्स्ट है, ये भी बात सही है। ओके, तो संस्कृत के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊं। जैसे कि संस्कृत की पहला जो ग्रामर लिखा गया था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ओके, और उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। ओके, और अष्टाध्यायी जो वो तकरीबन 5वीं से 6वीं सेंचुरी के अंदर BC में इसको लिखा गया था। ओके, और इसके ऊपर जो कमेंट्री की थी वो की थी पतंजलि ने। ओके, और वो जो है वो उसका नाम है महाभाष्य। ओके, और वो लिखी गई थी 2nd BC। ओके, ये संस्कृत के बारे में हो गया। अब मैं ऋग्वेद के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ऋग्वेद जो है ऋग्वेद वो जो उसकी जो संस्कृत भाषा है उसको क्या है, उसको कौन सी ग्रुप है? इंडो यूरोपियन ग्रुप की लैंग्वेज है। ओके, और उसको 1500 से लेकर 1000 BC में इसको बिफोर कॉमन एरा इसको कंपोज किया गया था। ओके, ऐसा माना जाता है। और इसमें इंद्र जो है, इंद्र सबसे प्रोमिनेंट लीडर है, इंद्र इसके अंदर। ओके, और ऋग्वेद के अंदर और एक मैं बात बताता हूँ आपको, 10 मंडल है, मतलब 10 भागों में इसको बांटा गया है, इसको मंडल कहा जाता है। ओके, और हाँ, 10वां जो मंडल है उसके अंदर वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा गया है। 10वां जो मंडल है उसमें वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा 10वां मंडल के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें हमारा सी आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एथलेट फुट इज ए डिजीज कॉज बाय। एथलेट फुट जो है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, प्रोटोजोआन से होती है, नेमाटोडे से होती है। जो एथलेट फुट हो कैसे होती है? ओके, तो होती है फंगस से होती है। ये देख लीजिए, ये होता है एथलेट फुट कि फंगस से होता है। ओके, और जो 2 उंगलियों के बीच की जगह है ना जिसको टॉयज किया है, ओके, वहाँ पे ये पूरा रेडिश हो जाता है, देखिए एकदम रेड, और चमड़ी निकलने लगती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसमें। ओके, हाँ, तो इसका आंसर आएगा बी। जो एथलीट फुट होता है वो फंगस से होता है। ओके, और जो टानिया पेडिस जो है वो क्या है? वो है फंगल स्पीसीज है, एक फंगल स्पीसीज है, और इस फंगल स्पीसीज से एथलेट फुट होता है भाई। मैंने बताया ना आपको, ऐसा ऐसा पूरा ऐसा पाँव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशन करंट। इसमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है? 1 ओनली, 1 2 3, तीनों की तीनों, या 3 ओनली, या 1 and 3 ओनली? कौन सा इसमें से कोल्ड करंट है? अटेम्प्ट कर लीजिए आप एक बार पॉज करके। हाँ, इसमें सिर्फ कैलिफोर्निया करंट है ना, वही कोल्ड करंट है। बाकी नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, ब्राज़ील करंट, ये सारे वार्म करंट है या तो हॉट करंट है। ओके, इसमें आंसर आएगा ए। देख लेते हैं हम, दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो कैलिफोर्निया हमारा करंट था, ये देखिए कोल्ड करंट है। नॉर्थ इक्वाटोरियल जो करंट है, ये नहीं, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट जो है वो हमारा वार्म करंट है। ओके, और ब्राज़ीलियन करंट है वो भी वार्म करंट है। ओके, तो पहला ही हमारा सही है।
और भी कई सारे देख लीजिए, इसमें गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म करंट है, अलास्का जो है वार्म करंट है, ओके। मोजाम्बिक जो है वो वार्म करंट है। जो कोल्ड करंट है ना, एक और मैं बात आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लीजिए, जो यहाँ पे पेरू दिया हुआ है, ओके, एक कोल्ड करंट है। बेंगुआला वो भी दिया हुआ है, वो भी कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट जहाँ जहाँ से निकलता है ना भाई, वहाँ एक भयंकर डेजर्ट बन जाता है, बन के निकल जाता है, क्योंकि यारी नमी है ना, वो कोल्ड करंट वो अपने साथ लेके चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे देखिए, पेरू के अंदर जो है ना, यहाँ पे चिले के अंदर, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, ओके। और यहाँ पे बेंगुला, यहाँ पे है नामेब डेजर्ट, ओके। यहाँ भी डेजर्ट है, यहाँ भी डेजर्ट है, ओके। और ये दोनों करंट की वजह से, यहाँ पे जो है ना करंट, उसकी वजह से, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने पूरा करंट का पूरा दे दिया है, यहाँ पे देखिए, आप इसको देख लीजिए, फिर अगली जो स्लाइड है इसमें भी जाके इसको देखिए, और यहाँ पे पढ़ते जाइए देख के वहाँ पे, ओके। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द पैटर्न फ्रॉम, देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड अ पैटर्न फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट। किसने जो है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, जो स्पेस में जो लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, उसका जो कपड़ा, उसका जो पूरा यूनिफॉर्म होता है, उसको एक किसी सिस्टम से साफ़ किया जाए उसको, और इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, जिस वजह से उसको वो पहनने के बाद स्किन इरिटेशन ना हो। इसलिए ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट सिस्टम एक डेवलप किया गया है, और उसके लिए उसको WTO से पैटर्न भी मिला हुआ है। तो नासा है, इसरो है, जाक्सा है, रोस्कोसमोस है, कौन है, ओके। तो इसमें आंसर आएगा इसरो को इसकी पैटर्न मिली है, और इसरो जो है इसने WTO से पैटर्न ली है अपनी, ओके। इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो जो है वो 15 अगस्त 1969 में इसको बनाया गया, ओके। और उसके हेड है वो केसीवान साहब, ओके। बेंगलुरु कर्नाटका उसका हेड कार्य है। उसकी एक ब्रांच जो अंतरिक्ष है, उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर ही है, ओके। और हाँ, नासा के बारे में भी जान लीजिए आप। नासा जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है, और बिल नेल्सन जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके। और 1958 में ये बस को बनाया गया था, ओके। जाक्सा जो है वो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ओके। और रोस्कोसमोस का आपको पता है कि रशिया की एक स्पेस एजेंसी, ओके। हाँ, अब WTO के बारे में कुछ आप जान लीजिए। WTO जो है, WTO की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है भाई। वो देखिए, WTO जो है वो पहले क्या था, गेट था, ओके। और इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ए जनरल एग्रीमेंट ऑन, पहले आएगा टैरिफ, बाद में आएगा ट्रेड, ओके। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये हो गया। और एक कब बनाया गया था, 1948 में इसको बनाया गया था। और एक बात फिर, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ओके, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अभी जो इसकी नई प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट जो बनी है, जिसका नाम है नोगोजी ओकोंजो, ओके। और ये नाइजीरिया की है। ये भी बात, अभी जो EPF का जो पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ की है, ये नाइजीरिया की है, ये नाइजीरिया की है। और जो है इसको
गेट को जो है वो 1948 में बनाया गया था। फिर इकोनॉमिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अब गेट जो है वो नए ग्लोबलाइजेशन के समय के अंदर ये उतना कैपेबल नहीं है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरे ट्रेड को ये संभाल पाए, इसलिए कुछ नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। तो 1986 से लेकर 1994 तक पूरे 8 साल जो है उरुग्वे के अंदर 8 साल हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती थी, एक राउंड होता था और उसको उरुग्वे राउंड कहा जाता था। ओके, और तो हर साल एक राउंड होता था, तो 8 उरुग्वे राउंड हुए और उसके बाद ये तय हुआ कि फाइनल जो है वो 15 अप्रैल 1994 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ओके, और वो हुआ कहाँ पे? वो हुआ मराकस के अंदर वो हुआ, जो कहाँ है? मोरक्को के अंदर है। ओके, वहाँ पे एक फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद जो 1 जनवरी 1995 के अंदर 1995 के अंदर WTO को लॉन्च किया गया, WTO को लाया गया। ओके, तो ये WTO की पूरी कहानी है दोस्तों। और WTO ने अभी इसको इसरो के पेटेंट दी हुए, इस वजह से न्यूज़ में है। तो उसके सारे आस्पेक्ट है, मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। और उसको ये जो है ना 86 से लेकर 94 तक, 86 से लेकर 94 तक, ये पूरा 8 राउंड कहा जाता है, उरुग्वे राउंड। ओके, और उसका जो निचोड़ है वो है WTO। ओके, WTO इससे पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑन पहले टैरिफ और बाद में ट्रेड। ओके, तो दोस्तों हाँ, और हाँ सारी बातें मैंने बता दी। ओके, आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। थैंक यू।